Hello dear students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School मस्तापुर। Dear students, कल हमने आर्ट के बच्चों के लिए जो उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है यानी लोक प्रशासन, उस सब्जेक्ट के विषय में आपके साथ कुछ जानकारी साझा की थी। तो उम्मीद है आपको कुछ बातों का पता चला होगा। क्या क्या बातें हमने डिस्कस की थी। हमने कल आपको बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का अर्थ होता है लोक मीन सरकार, और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। तो आपने कल ये भी पढ़ा कि प्रशासन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र और शासन। पर का मतलब होता है उत्कृष्ट, मतलब बढ़िया किस्म का, और शासन का मतलब होता है कार्यों का प्रबंधन। तो आपने ये सीखा कल कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी कि लोक प्रशासन का अर्थ है उत्कृष्ट तरीके से शासकीय कार्यों का प्रबंध, मतलब एक अच्छे ढंग से शासन संबंधी कार्यों को चलाना, देश के शासन को अच्छे तरीके से चलाना, यही लोक प्रशासन कहलाता है। तो बच्चों, जितनी अच्छी शासन व्यवस्था होगी, शासन व्यवस्था जितनी उत्तम होगी और शासन व्यवस्था जितनी प्रभावशाली और लोक हितकारी होगी, उतना ही वहाँ के पब्लिक, वहाँ की जनता, वहाँ की सभ्यता संस्कृति विकास करेगी। तो बच्चों, प्राचीन भारत में अगर हम शासन व्यवस्थाओं को देखें तो मनुस्मृति में राजा को ईश्वर का दूत माना जाता था। उसके बाद रामायण काल में भगवान श्री रामचंद्र जी की जो शासन व्यवस्था थी वो भी बड़ी ही उत्तम दर्जे की थी। आज भी कहते हैं कि राम राज कब आएगा, इतनी अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद आपने महाभारत काल में भी पढ़ा कि शांतनु पुत्र भरत की जो शासन व्यवस्था, भरत कौन था, जिसके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, उसकी शासन व्यवस्था की दूसरे प्रदेशों देशों के लोग अनुकरण किया करते थे। इसके बाद आपने देखा कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य को पृथ्वी पर माना जाता था कि ये भगवान का रूप हैं, उनको देवता कहा जाता था। इसके बाद के काल में हर्ष काल में अगर हम आएँ तो राजा हर्ष को ईश्वर का अवतार माना जाता था। उसके बाद आगे पृथ्वीराज को भी राम का अवतार माना जाता था। अशोका द ग्रेट, ये एक बड़े ही लोकप्रिय राजा हुए भारत में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिनकी शासन व्यवस्था बड़ी ही उत्तम मानी जाती थी और प्रजा राजा की संतान मानी जाती थी। राजा प्रजा को अपनी संतान समझते थे और उसी के प्रजा हित के कार्य किए जाते थे। तो हमारी प्राचीन शासन व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर हम मुग़लों के ग़ुलाम हुए। मुग़लों के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत पर शासन व्यवस्थाएं चलाई। फिर हम ब्रिटेन के ग़ुलाम हो गए और यहाँ पर ब्रिटेन की रानी द्वारा शासन किया गया। फिर जाकर के हम 1947 में आज़ाद हुए और फिर हमने अपनी खुद की शासन व्यवस्था बनाने के लिए सबसे पहले संविधान का निर्माण किया। और संविधान निर्माण के पश्चात हमने जो शासन व्यवस्था दुनिया भर के अनेक देशों की शासन व्यवस्थाओं को पढ़कर समझकर उनकी अच्छी अच्छी बातें लेकर के फिर हमने अपने देश में जो शासन व्यवस्था कायम की, वो शासन व्यवस्था थी हमारी प्रजातंत्र। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, प्रजा का तंत्र, प्रजा की व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। मैंने कल इसकी डेफिनेशन भी दी थी। इसके लिए एक डेफिनेशन थी कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। प्रजातंत्र व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनता ही खुद शासन करती है और देश की जनता की भलाई के लिए शासन किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर प्रजातंत्र
शासन व्यवस्था है। और प्रजातंत्र में भी हमारे यहाँ संघ व्यवस्था है, संघवाद है हमारा। और ये जो संघ होता क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसमें क्या होता है कि देश के छोटे बड़े बहुत से राज्य मिल करके, आसपास के बहुत से राज्य मिल करके अपने आप को एक संघ में इकट्ठा कर लेते हैं। और क्यों इकट्ठा करते हैं? अपने सामूहिक हितों को पूरा करने के लिए। और एक संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में संघात्मक व्यवस्था है। अब संघात्मक व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक तो केंद्र सरकार जिसको हम संघात्मक सरकार कहते हैं, संघ की सरकार, और दूसरी राज्य सरकारें। तो ये दो प्रकार की सरकारें हैं। हमारे सिलेबस में हम पहले लेकर के चलेंगे केंद्रीय स्तर पर भारत की सरकार। तो केंद्रीय स्तर पर भारत की सरकार के 3 अंग हैं। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो भारत की सरकार जो है उसके 3 अंग हैं। पहला अंग जिसको कहते हैं हम विधान पालिका, विधान पालिका। दूसरा सरकार का अंग है वो है कार्य पालिका। और सरकार का जो तीसरा अंग है उसको कहते हैं हम न्याय पालिका। कार्यपालिका को, विधान पालिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेशन। कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशरी। तो बेटे सरकार के 3 अंग हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब जो विधान पालिका है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विधान का मतलब होता है कानून। तो विधान पालिका का काम है कानून बनाना, नीतियाँ बनाना। कानून और नीतियाँ बनाना विधान पालिका का कार्य है, ठीक है। और इन कानून, विधान पालिका के बने हुए कानूनों को लागू करना, कानूनों को जो लागू करते हैं, ये काम जो है ये कार्यपालिका का है। विधान पालिका ने कानून बनाए, कार्यपालिका उनको इम्प्लीमेंट करती है और पब्लिक तक पहुंचाती है। विधान पालिका की हर नीति को पब्लिक तक पहुंचाती है। ये है कार्यपालिका का कार्य। और तीसरी है न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? विधान पालिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कानूनों की रक्षा करना, कानूनों की रक्षा करना। तो ये 3 अंग हैं हमारी सरकार के भारतवर्ष में। अब हमारे सिलेबस में हमारा जो पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला टॉपिक है वो है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो इसके विषय में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि ये हमारा पहला विषय है। तो जो कार्यपालिका है बेटे, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सबसे पहले तो हमें इसके प्रकार मालूम होने चाहिए। ये कितने प्रकार की है? तो देखा जाए इसके निर्माण के आधार पर, इसके कार्यों के आधार पर, इसकी शक्तियों के आधार पर जो कार्यपालिका है वो कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रकार की जो कार्यपालिका है वो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। सबसे पहले लेते हैं हम नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब ये एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव होती है। अब नाम मात्र की हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर आगे डिटेल से इसको अगले लेसन में हम क्लियर करेंगे। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब है कि ऐसी कार्यपालिका जिसके पास वास्तव में शक्तियाँ नहीं हैं। शक्तियाँ तो हैं लेकिन वे खाली केवल एक नाम की शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का उपयोग कोई और करता है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालक है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में जो शक्तियाँ हैं ना वो नहीं होती हैं, वो खाली एक दिखावे के रूप में होती हैं
जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की हैं। शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि हमारा प्रधानमंत्री करता है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का हम एक उदाहरण रख सकते हैं राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसी में दूसरा आता है कि वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका ये वो कार्यपालिका है जिसमें शासन की शक्तियाँ वास्तव में किसी के पास होती हैं, वो नाम मात्र का नहीं होता। जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, ये वास्तविक कार्यपालक है प्रधानमंत्री, और इसका मंत्रिमंडल, ये क्या हैं? वास्तविक कार्यपालक हैं। इनके पास वास्तव में सारी शक्तियाँ होती हैं। तो पहले तो हो गई नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है बेटे, अब दूसरे नंबर पर हम लेते हैं एकल कार्यपालिका। इसमें है एकल कार्यपालिका। हम इनको बाद में डिटेल से समझाएंगे, अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। एकल कार्यपालिका, जिसको हम सिंगल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, जिसको हम सिंगल भी कहते हैं, सिंगल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है? एकल कार्यपालिका में जो सत्ता होती है, पावर, सत्ता और शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है। एकल कार्यपालिका में पावर जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, वो डायरेक्ट पब्लिक से चुना जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो एकल कार्यपालिका का उदाहरण है, क्योंकि सारी पावर उसी के पास होती है। इसमें दूसरा है बहु कार्यपालिका। बहु कार्यपालिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, बहु कार्यपालिका का मतलब प्लूरल भी कह सकते हैं, सिंगल और प्लूरल। ठीक है, प्लूरल भी कह सकते हैं इसको हम। जस्ट ए मिनट बेटे, इसको हम प्लूरल भी कह सकते हैं। ओके, क्या कह सकते हैं? प्लूरल। इसमें क्या होता है? सिंगल में तो एक व्यक्ति के पास होती है सारी पावर, और प्लूरल में कई व्यक्तियों के पास होती हैं। एक व्यक्ति के पास नहीं होती, इसमें कई व्यक्तियों के पास होती है। ठीक है, कई व्यक्ति। जैसे भारत में जो मंत्रिमंडल है, भारत में मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, ये प्लूरल एग्जीक्यूटिव का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो ताकत है, शक्ति है, पावर है, वो किसके हाथ में है? वो कई व्यक्तियों के हाथ में है। तो कार्यपालिका का दूसरा रूप है बहु कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका और बहु कार्यपालिका। अब आते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार की कार्यपालिका में हम देखेंगे, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? इसमें सारी पावर राजनीतिक मंत्रियों के पास होती है। मंत्री या मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इनके पास होती है सारी शक्तियाँ। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका में। और जैसे हमारे एमएलए हैं, हमारे एमपी हैं। ठीक है, ये क्या है? ये राजनीतिक कार्यपालिका के उदाहरण हैं। ये होती हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका में तो एमपी एमएलए होते हैं। ठीक है, ये चुने हुए लोग होते हैं, पब्लिक से इलेक्ट होकर के जाते हैं। ठीक है, पब्लिक से ये चुनकर जाते हैं, पब्लिक से इलेक्ट होकर के जाते हैं। और स्थायी जो कार्यपालिका है, इसमें इलेक्टेड लोग नहीं होते, बल्कि इसमें सिलेक्टेड लोग होते हैं। ठीक है, सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्टेड लोग होते हैं। आईएएस, आईपीएस, मैंने कल भी आपको बताया था। और जितनी भी हमारी नौकरशाही है, जितने भी हमारी
नौकरशाही है, ये सारी स्थायी कार्यपालिका के उदाहरण हैं। तो बच्चों आपने मेन 3 तरह की कार्यपालिका भी पढ़ी। पहली है नाम मात्र की या नाम मात्र की अथवा वास्तविक कार्यपालिका, ये 2 तरह की हो गई। एकल कार्यपालिका या सिंगल कार्यपालिका मतलब बहु कार्यपालिका। और तीसरी आपने पढ़ी राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका। इसके बाद अगला हम लेते हैं, अगले एक प्रकार की जो कार्यपालिका है वो है, तो हमने सिंगल पढ़ लिया, वास्तविक पढ़ लिया, नाम मात्र की पढ़ लिया, सिंगल पढ़ लिया, प्लूरल पढ़ लिया, राजनीतिक कार्यपालिका पढ़ लिया, स्थायी कार्यपालिका पढ़ लिया। अब है अगला संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका मतलब साफ जाहिर है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होता है, ये पार्लियामेंट से बनता है, पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब इस संसदीय कार्यपालिका में जैसे भारत है, एक संसद होती है और संसद के लोग, यहाँ पर 2 सदन हैं हमारे केंद्र स्तर पर, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदनों के जो लोग हैं वो विधानपालिका के साथ साथ कार्यपालिका के कार्य भी करते हैं। मतलब वे केवल कानूनों का निर्माण ही नहीं करते बल्कि कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में कार्यपालिका की मदद करते हैं। तो ऐसी कार्यपालिका जो संसद द्वारा चुनी जाती है, जनता द्वारा चुन करके संसद में भेजी जाती है, उसको संसदीय कार्यपालिका बोलते हैं। और उसके बाद है संसदीय कार्यपालिका, या फिर हम इसका दूसरा रूप कहते हैं अध्यक्षात्मक। दूसरा जो रूप है इस कार्यपालिका का, अध्यक्ष को मतलब प्रेसिडेंटल अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इसमें प्रेसिडेंट होता है मेन होता है राष्ट्रपति। यहाँ पर तो संसद चलाती है कार्यपालिका को और इसमें प्रेसिडेंट चलाता है। जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है। अगला हम आते हैं, एक होती है हेरेडिटरी मतलब पैतृक कार्यपालिका। इस कार्यपालिका में क्या होता है बच्चों, इसमें जो कार्यपालिका का हेड होता है वो पैतृक होता है, अनुवांशिक होता है। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा। यहाँ पर एक ये जो पद है ये उत्तराधिकार के रूप में मिलता है। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो महारानी है वो पैतृक कार्यपालिका का उदाहरण है, इंग्लैंड की महारानी। ठीक है। इसी तरह से जो जापान का राजा है वो भी पैतृक कार्यपालिका का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये इलेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि ये इनको जो पद मिलता है ना वो एक हेरिडिटी के रूप में मिलता है, वो एक मतलब उत्तराधिकार के रूप में पद मिलता है। और इसी का दूसरा है कार्यपालिका का रूप, वो है निर्वाचित कार्यपालिका, जिसको हम इलेक्टेड बोलते हैं, निर्वाचित कार्यपालिका। इसमें क्या होता है बेटे, निर्वाचित कार्यपालिका में जैसे हमारे इंडिया में है, यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालक होता है ना वो जनता द्वारा इलेक्टेड होता है, जनता द्वारा चुना हुआ होता है। ठीक है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा राष्ट्रपति भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा चुना हुआ है। तो ये क्या है, इलेक्टेड कार्यपालिका है। तो हमने अभी पढ़ा संसदीय कार्यपालिका, दूसरा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अगला हमने पढ़ा पैतृक कार्यपालिका तथा निर्वाचित कार्यपालिका। अब एक और रूप होता है कार्यपालिका का जिसको हम कह सकते हैं डिक्टेटर, मतलब तानाशाही कार्यपालिका। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कोई भी पावरफुल व्यक्ति या तो सेना की ताकत के द्वारा, जैसे सेना का कोई बड़ा अधिकारी है, सेना प्रमुख है, वो अपनी ताकत द्वारा या अपने शारीरिक बल से कब्जा कर लेता है देश की शासन व्यवस्था पर। तो इसके उदाहरण बहुत से हैं। ये ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठते हैं
इसके उदाहरण जैसे हिटलर है, इसी प्रकार से मुसोलिनी, ये भी एक तानाशाह हुआ है मुसोलिनी। और पाकिस्तान में भी कई बार ऐसे तानाशाह हुए हैं, जिसका उदाहरण है जुल्फ़िकार भुट्टो। ये तानाशाह रहे हैं जिन्होंने अपनी सैन्य ताकत के दम पर प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारा और खुद कब्जा कर लिया। तो ये होती है तानाशाही कार्यपालिका। एक होता है संवैधानिक कार्यपालिका। इसमें कोई भी कब्जा नहीं करता ज़बरदस्ती। इसमें क्या होता है कि संवैधानिक तरीके से, संविधान के माध्यम से संवैधानिक तरीके से जो है यहाँ पर शासन किया जाता है। जो भी मुख्य कार्यपालक होता है वो संवैधानिक तरीके से चुना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से चुना जाता है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक संवैधानिक कार्यपालिका का उदाहरण है, भारत का राष्ट्रपति। तो बच्चों, उम्मीद है कि कार्यपालिका का जो हमने आज संक्षिप्त आपको थोड़ा विवरण दिया है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी की इसकी डिटेल कार्यपालिका की हम कल शुरू करेंगे, अच्छे से आपको कल से समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।